हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 360। माई सेल्फ साहबान। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स को स्टार्ट किया था। बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग टिश्यूज में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड रहते हैं, और इनको हमने क्लासिफाई किया था मोनोसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड्स में, ओलाइगोसेकेराइड्स में और पॉलीसेकेराइड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आज हम मोनोसेकेराइड को डिस्कस करने वाले हैं। मोनोसेकेराइड्स के क्लासिफिकेशन को और मोनोसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड्स। देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि मोनोसेकेराइड्स वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो ऑलरेडी अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं और इनका और ज्यादा हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, यानी कि यह हाइड्रोलाइसिस कराने पर या वाटर से रिएक्शन कराने पर और ज्यादा छोटी फॉर्म में डिवाइड नहीं होंगे। मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। इनके नाम के अकॉर्डिंग मोनो मीन्स सिंगल एंड सेकेराइड मीन्स शुगर, यानी सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाने वाली शुगर को हमने मोनोसेकेराइड कहा था। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर मोनोसेकेराइड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग। देखिए, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेनली पाए जाएंगे और कार्बन एलिमेंट के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं इनके जनरल फॉर्मूले के लिए CX और H2OY लिख सकता हूं। ये केमिकल फॉर्मूला हम दे सकते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए, सिर्फ मोनोसेकेराइड के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पर कार्बन के कितने नंबर्स पॉसिबल हैं। क्या हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह कार्बन की बहुत लंबी चेन ले सकते हैं, या कोई लिमिटेड नंबर्स ऑफ कार्बन्स हैं जो मोनोसेकेराइड की एक सिंगल यूनिट में एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए, मोनोसेकेराइड्स के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन हैं वो 3 से लेकर के 7 तक पाए जा सकते हैं। मतलब मोनोसेकेराइड की एक सिंगल यूनिट में 3, 4, 5, 6 या मैक्सिमम 7 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने मोनोसेकेराइड्स को क्लासिफाई किया और ये क्लासिफिकेशन इनके नाम के अकॉर्डिंग ही है। सबसे पहले मोनोसेकेराइड है ट्राइओस। ट्राइओस नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइओस यानी कि 3 कार्बन वाली शुगर। हमें मालूम है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम ओस सफिक्स यूज करते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मैक्सिमम 3 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं उनको हम ट्राइओस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड। देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज C3H2O3, यानी कि इसमें 3 कार्बन है। इट मींस ये एक तरह का ट्राइओस है। कहां पाया जाता है ग्लिसरल्डिहाइड? मेनली जब हम शुगर का इंटेक करते हैं हमारी बॉडी में, तो आपको पता होगा कि शुगर के एक मॉलिक्यूल में जो कि सुक्रोज है उसमें ग्लूकोज भी मिलता है और फ्रक्टोज भी मिलता है। मिलने वाले फ्रक्टोज का डाइजेशन या उसका मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में होता है, और जब फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है तो ग्लिसरल्डिहाइड एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है हमारे लीवर में। ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड एक तरह का ट्राइओस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कार्बन मौजूद हैं। ये एक मोनोसेकेराइड है जो 3 कार्बन रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टेट्रोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा मोनोसेकेराइड है जिसकी एक सिंगल यूनिट में 4 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे मोनोसेकेराइड्स जिनकी एक यूनिट 4 कार्बन की बनी होती है उनको हम क्या बोलेंगे? टेट्रोज बोलेंगे। अगर आपसे टेट्रोज का एग्जाम्पल पूछा जाए तो एरिथ्रुलोज। एरिथ्रुलोज जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C4H2O4।
C4H2O4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। 4 कार्बन है इसलिए हमने इसको क्या बोला, टेट्रोज बोला है। ये भी एक तरह का मोनोसेक्राइड है। बेरीज जो होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंट में पाया जाता है एरिथ्रोलोज। ठीक है, 3 कार्बन के अकॉर्डिंग ट्राइयोज और 4 कार्बन के अकॉर्डिंग हमने इनको टेट्रोज नाम दिया। उसके बाद बात करेंगे हम पेंटोज की। ऐसी मोनोसेक्राइड्स जिसमें एक सिंगल यूनिट में 5 कार्बन पाए जाते हो उन्हें हम पेंटोज बोलते हैं, और इसका नाम हम बायोलॉजी में सुनते रहते हैं, एंड दैट इज पेंटोज शुगर। कहां पाई जाती है पेंटोज शुगर? आपको सबको मालूम है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में पेंटोज शुगर पाई जाती है। आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, और 11th-12th लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा कि इसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है। मतलब 5 कार्बन की एक सिंगल यूनिट होती है पेंटोज की। इसी तरह से अगर मोनोसेक्राइड की एक सिंगल यूनिट में 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेक्सोज बोलेंगे। और इसके तो मेन एग्जांपल ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं। अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो C6H2O6 इनका केमिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, और जो लास्ट है वो है हेप्टोज। 3 से लेकर के 7 कार्बन तक आप काउंट कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन से बनी हुई यूनिट्स। 7 कार्बन का अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेप्टोज बोलेंगे। और हेप्टोज का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सेडोहेप्ट्यूलोज। सेडोहेप्ट्यूलोज कहाँ पाया जाता है सेडोहेप्ट्यूलोज? मेनली मैंगोज के अंदर, आम के अंदर ये शुगर पाई जाती है सेडोहेप्ट्यूलोज, जिसकी एक सिंगल यूनिट में 7 कार्बन होते हैं। तो मेनली मोनोसेक्राइड्स जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं, जिनका और ज्यादा हम हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकते हैं, और इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं नंबर्स ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, जो 3 to 7 पॉसिबल हैं। 3 कार्बन हो तो ट्राइयोज होगा, 4 कार्बन हो तो हम उस यूनिट को टेट्रोज बोलेंगे, 5 कार्बन की मोनोसेक्राइड यूनिट पेंटोज कहलाएगी, 6 कार्बन की हेक्सोज और 7 कार्बन की मोनोसेक्राइड यूनिट को हम हेप्टोज बोलेंगे। इसके अलावा हम मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन मेनली कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछली क्लास में भी जाना था कि ऐसे मोनोसेक्राइड जिनमें एल्डिहाइड एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता हो, एल्डिहाइड एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता हो, और ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कीटोन एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता हो, उन्हें हम अलग अलग तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने सेक्राइड्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? सेक्राइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेक्राइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो, CHO ग्रुप मौजूद हो, ऐसी शुगर को हम क्या बोलेंगे? एल्डोज शुगर बोलेंगे। ऐसी शुगर क्या कहलाएगी? एल्डोज शुगर कहलाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, इस शुगर को हम क्या बोलेंगे? कीटोज बोलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रक्टोज। एक्चुअल में हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि ग्लूकोज भी C6H12O6 होगा और फ्रक्टोज भी C6H12O6 होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में मेन डिफरेंस होगा फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड विल बी द फंक्शनल ग्रुप एंड इन कीटोज विल बी द मेन फंक्शनल ग्रुप। इट मींस they both are functional group isomers। ठीक है, तो ये इस तरह से हम मोनोसेक्राइड यूनिट को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में जनरली कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है, लेकिन क्या ये कंपलसरी है? क्या सभी मोनोसेक्राइड्स या सभी कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड रहते हैं? क्या ये रेशो मेंटेन रहता है? तो आंसर है नो। जरूरी नहीं है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे आसपास हों सब CXH2OY को ओबे करें। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जो CXH2OY को ओबे नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें शुगर यानी कि सेक्राइड माना जाता है। तो बेसिकली वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच डू नॉट ओबे CXH2OY, मतलब उनके हर कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूंगा दैट इज डीऑक्सीराइबोज।
डीऑक्सीराइबोज अगेन हमारे डीएनए में पाई जाती है। देखिए डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला होता है C5H12O5, ये इसका फॉर्मूला होता है। डीऑक्सीराइबोज जो कि एक पेंटोज शुगर है, C5H10NO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए इसके अंदर होना क्या चाहिए था, अगर ये C5H10O5 होता तो ये बेसिकली हम इसको लिख सकते थे C5H2O5, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन कम है, मींस ये CXH2O के अंदर फिक्स नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या मानते हैं, फिर भी हम इसको शुगर मानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल है रेहमनोज। रेहमनोज भी एक शुगर है, इसका केमिकल फॉर्मूला अगेन C5H10O4 होता है। ये भी C5H2O5 के अंदर फिक्स नहीं आएगा, मतलब इसमें पर कार्बन एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम शुगर मानते हैं, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही होते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट वाला फॉर्मूला फिक्स बैठता है, यानी कि CXH2OY हर कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल पाया जाएगा, लेकिन फिर भी हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट नहीं मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल्स, जिसके अंदर हमें फॉर्मूला अल्टीमेटली मिलेगा, कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल एडेड मिलेगा, लेकिन हम उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं मानेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स विच ओबे CXH2OY but are not कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उन्हें हमने कार्ब नहीं माना है। तो ये देखिए इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज फॉर्मिक एसिड। एक फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो इसका एग्जाम्पल है। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर हम जानते हैं एक कार्बन के एल्डिहाइड को हम बोलेंगे, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से इसको देखें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं C1H2O1, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो H2O हुआ, और एक कार्बन मौजूद है, तो मैं इसको C1H2O1 लिख सकता हूं। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, लेकिन इसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं मानते हैं। इनफैक्ट ये पॉइजनस होता है और इसका हमारी बॉडी में जाने पर हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आता है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे एसिटिक एसिड की। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है। अगर मैं इसको फिक्स करना चाहूं तो ये C2H2O2 इस तरह का केमिकल फॉर्मूला बनाता है, मतलब इसमें 2 कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इसको क्या नहीं माना जाएगा, फिर भी इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं माना जाएगा। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H2O3 होता है, लेकिन फिर भी उसको क्या नहीं माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं माना जाता है। तो बेसिकली ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल एडेड रहते हैं। CXH2OY इसका जनरल फॉर्मूला बनता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल एडेड रहें। एग्जांपल है रेहमनोज एंड डीऑक्सीराइबोज, जिसमें कार्बन और वाटर का रेशो नहीं बैठ पाता है। और कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल एडेड रहता है कार्बन के साथ, लेकिन फिर भी इनको कार्बोहाइड्रेट कंसीडर नहीं किया जाता है। एग्जांपल है लैक्टोज, इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। ये ऐसे एग्जांपल हैं जिनके अंदर कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल एडेड रहेगा, लेकिन फिर भी इनको हम क्या नहीं मानेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं मानेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब हम मोनोसेक्राइड्स के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला मोनोसेक्राइड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो है ग्लूकोज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल सैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि हम जितनी भी एनर्जी इनटेक करते हैं वो मैक्सिमम ग्लूकोज की फॉर्म में ही होती है। ठीक है, अब अगर ग्लूकोज के बारे में जनरल बातें हम जानने की कोशिश करें, जो कि हमने अब तक के अपने लेक्चर के अंदर भी पता कर ली थी, तो हम सबको मालूम है कि ग्लूकोज एक ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। यानी मैं लिख सकता हूं कि इसके 6 कार्बन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल एडेड रहते हैं।
अगर ग्लूकोज के मेन फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल बी एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से हम इसे एल्डोज की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। इट मींस ग्लूकोज जो होता है वो एक तरह का एल्डोज शुगर है। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स एल्डिहाइड एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात करें तो ग्लूकोज के अंदर टोटल 5 OH ग्रुप पाए जाते हैं, यानी एक तो पाया जाता है एल्डिहाइड एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप और इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। 5 OH ग्रुप आर प्रेजेंट। 5 OH ग्रुप में से भी 4 OH ग्रुप सेकेंडरी होते हैं, यानी कि 2 डिग्री कार्बन होते हैं। हम जानते हैं 2 डिग्री कार्बन क्या होता है। ऐसा कार्बन जो आसपास 2 और कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, ऐसे कार्बन को 2 डिग्री कहते हैं। और अगर 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो तो उसको सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल बोला जाता है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे होते हैं जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसमें सेकेंडरी एल्कोहल 4 मौजूद होते हैं। और सिर्फ एक कार्बन ऐसा होता है जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, यानी कि सिर्फ ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड रहता है। तो ऐसा 5 OH ग्रुप ग्लूकोज के अंदर पाए जाएंगे। केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, दैट इज व्हाई वी कैन कंसीडर इज एज एल्डोज। टोटल 5 OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं। 4 OH 2 डिग्री कार्बन और 1 OH 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा। इसके अलावा ग्लूकोज का एक मेन फीचर यह है कि ग्लूकोज जो है इसके अंदर 6 कार्बन होने की वजह से हम इसको हेक्सोज बोल सकते हैं। इसको कैटेगराइज करें तो ये एक तरह का क्या कहलाएगा? हेक्सोज कहलाएगा। ऐसा शुगर जिसकी सिंगल यूनिट में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज के अदर फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? हमने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक पढ़ा था। ऐसे कंपाउंड्स जिनसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर पास किया जाए, ऐसे कंपाउंड्स जिनके सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाए तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर रोटेशंस होने लगते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए कायरल कार्बन होना नेसेसरी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें कायरल कार्बन मौजूद होगा। ऐसा कार्बन जो अपनी चारों वैलेंसी से 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। कायरल कार्बन होने पर ही ऑप्टिकली एक्टिविटी शो होती है। अब देखिए ग्लूकोज क्या करेगा, अगर इसमें से लाइट को पास किया जाएगा तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और क्लॉकवाइज जो कंपाउंड रोटेट करते हैं उनको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। क्या बोला जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। यानी मैं बोल सकता हूं कि ग्लूकोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है क्योंकि ये अपने में से गुजरने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और इस वजह से इसे डेक्स्ट्रोज शुगर भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको? डेक्स्ट्रोज शुगर। देखिए 6 कार्बन की वजह से इसे हेक्सोज बोला जाता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसे एल्डोज बोला जाता है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन के अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज रोटेशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोज शुगर भी बोलते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्लूकोज। अगर हम आगे की बात करें ग्लूकोज के बारे में तो देखिए ग्लूकोज जो होता है इसका जो हावर्थ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये पाइरेन से बहुत मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ग्लूकोज को हम और क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज को और क्या बोला जाता है? ग्लूकोपाइरेनोज भी कहा जा सकता है। ठीक है। इसके साथ ही अगर ग्लूकोज के गुड सोर्स ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो हम सबको मालूम है कि व्हीट में, हनी में, कर्ड में, इन सब के अंदर बहुत अच्छे अमाउंट के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। केन शुगर में इन सभी का अच्छा अमाउंट के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। तो ये ग्लूकोज के कुछ मेन और बेसिक फीचर्स हैं, जिसमें इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसके अंदर 5 OH ग्रुप है, इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए इसको हेक्सोज कहा जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव है, साइक्लिक या हावर्थ स्ट्रक्चर जो है वो पाइरेन से मिलता जुलता है, इसलिए ग्लूकोपाइरेनोज भी बोलते हैं। ये ग्लूकोज के बेसिक फीचर्स है। इन सभी को हम एक एक करके
करके डिटेल वाइज स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्लूकोज में होने वाले फंक्शनल ग्रुप या अदर जो टेस्ट है जिन्हें कन्फर्मेशनल टेस्ट बोलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ग्लूकोज में कार्बन के स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए, इसमें एल्डिहाइड यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के कन्फर्मेशन के लिए, साथ के साथ इसमें मौजूद OH ग्रुप के कन्फर्मेशन के लिए हम ग्लूकोज के बहुत सारे कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो है ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम की पोजीशन या इसके चेन का स्ट्रक्चर जानने के लिए। देखिए, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, हमें मालूम है, और ये सभी 6 कार्बन एटम एकदम स्ट्रेट चेन में या बिल्कुल लीनियर चेन में मौजूद होते हैं, यानी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन की ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। इसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, ग्लूकोज का रिएक्शन यानी कि C6H12O6 का रिएक्शन एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट से कराया, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ग्लूकोज को गर्म करने पर ग्लूकोज का रिडक्शन होता है, और ग्लूकोज के रिडक्शन से हमें एन हेक्सेन मिलता है, और एन हेक्सेन का मिलना ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर सभी 6 कार्बन एक लीनियर चेन में मौजूद थे और कार्बन की कोई ब्रांचिंग नहीं है। अगर इस टेस्ट के अंदर मुझे एन हेक्सेन की जगह 2-मेथिल पेंटेन मिलता या 2,2-डाईमेथिल ब्यूटेन मिलता तो इससे यह कंफर्म होता कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ब्रांच स्ट्रक्चर है। लेकिन एन हेक्सेन यानी कि स्ट्रेट चेन हेक्सेन का मिलना यह कंफर्म कर रहा है कि ग्लूकोज के अंदर सभी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं, और ऐसा होता भी है। इसके बाद अगर हम सेकंड कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के पाए जाने के लिए किया गया कन्फर्मेटरी टेस्ट। देखिए, हमें मालूम है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड एक मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, और एल्डिहाइड एक कार्बोनिल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड O पाया जाता है, जिसमें C डबल बॉन्ड O पाया जाता है, वो कार्बोनिल ग्रुप कहलाते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप के कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, कार्बोनिल ग्रुप के कन्फर्मेशन के लिए हम 2 तरह के टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। पहला टेस्ट हम ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ करा दें, ग्लूकोज का रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ करा कर देखें। हाइड्रोक्सिल एमाइन यानी कि NH2OH। अब हाइड्रोक्सिल एमाइन के अंदर नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है तो उस कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से डेफिनेटली नाइट्रोजन के हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होने के बाद नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट किससे जाकर अटैच होगा, कार्बन से जाकर अटैच्ड होगा, और हमें CHNOH, CHOH4 और CH2OH इस तरह का एक कंपाउंड मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं। ऑक्साइम का बनना ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक तरह का कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है। इस टेस्ट के अलावा हम कार्बोनिल ग्रुप के कन्फर्मेशन के लिए एक और टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हम ग्लूकोज का रिएक्शन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे। अब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराएं तो हमें मालूम है हाइड्रोजन साइनाइड H+ और Cn- में टूटता है। इसमें से H+ क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन अपना कार्बन वाला पाई बॉन्ड टूट करके नेगेटिव चार्ज बनाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। H+ O- से जाकर अटैच होगा और Cn- जाके अटैच होगा कार्बन से, और इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें बेसिकली क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, साइनोहाइड्रिन बोला जाएगा, साइनोहाइड्रिन। दोनों ही कंफर्मेटरी टेस्ट में आप देख सकते हो कि दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप पर रिएक्शंस हुई हैं। बाकी पोर्शन जो है ग्लूकोज का वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। यहां भी कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है और यहां भी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है। और ये दोनों ही टेस्ट ये बताते हैं कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक तरह का कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कंफर्म होता है। देखिए, इसके बाद के अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसके अलावा जो टेस्ट हमारे पास हैं वो हैं ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप और ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड का कंफर्मेशन करने वाले टेस्ट।
देखिए अब ग्लूकोज के अंदर हम एल्डिहाइड का कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं। हमें मालूम है, हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है कि प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बनाते हैं, यानी एल्डिहाइड को हम आसानी से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कंफर्म कर सकते हैं। अब जैसा कि हमें मालूम है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएं जो वीक है, तो क्या होगा, इस एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन नहीं करता। देखिए अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो वो एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता। लेकिन यहां पर क्योंकि एल्डिहाइड क्योंकि यहां पर हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, तो ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करने में कैपेबल है, लेकिन ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में जैसे ही हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और बाकी जो अल्कोहल हैं उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 1 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है और इस तरह से जो बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बना ये, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का बनना ये कंफर्म करता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है उसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या था, एल्डिहाइड था। तो एल्डिहाइड के कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनाएंगे विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। इसके बाद का जो टेस्ट है वो हमें बताता है कि ग्लूकोज के अंदर प्राइमरी कार्बन कितने हैं। देखिए ये वाला जो टेस्ट है ये हमें बता रहा था कि एल्डिहाइड मौजूद है। नेक्स्ट टेस्ट हमें बताएगा कि ग्लूकोज के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल कितने हैं, 1 मौजूद है। तो देखिए जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइज किसको करेगा, एल्डिहाइड को करेगा। लेकिन अगर अब मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, जैसे मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लूं विच इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सिर्फ एल्डिहाइड को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बल्कि ये 1 डिग्री अल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और ग्लूकोज के फर्स्ट और सिक्स्थ दोनों कार्बन जो हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे और किस में कन्वर्ट होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। और इस तरह से जो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, सैकरिक एसिड बोलेंगे। क्या कहलाएगा ये, सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड का बनना कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर एक 1 डिग्री अल्कोहल मौजूद होता है। तो ये दोनों कंफर्मेशन टेस्ट, इसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लिया तो सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। और जब मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ऑक्सीडाइज हुए, जिससे हमें 1 डिग्री अल्कोहल का भी पता चल गया। जो लास्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो है इसका पेंटा एसीटेट, यानी कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप मौजूद हैं, इसका कंफर्मेशन करना। इनिशियली हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर 5 OH ग्रुप मौजूद होते हैं और इन 5 OH ग्रुप को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। अब देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, मैं एक साथ इसको CHOH मान के चलता हूं इस तरह से, और फिर ये CH2OH, बीच वाले 4 OH हैं और लास्ट वाला जो है वो सिंगल OH है। देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। और आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ा है और अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ा है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो ये एस्टर में कन्वर्ट होता है। ये आपको मालूम है, जब एसिटिक एनहाइड्राइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एस्टर में। एक्चुअल में होगा क्या कि इस एसिटिक एनहाइड्राइड का ब्रेकडाउन होगा इस तरह से। अब यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल करके इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये वाला कार्बन जाकर के इस ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा। ऐसा करने पर क्या होगा,
ऐसा 5 बार होगा, 4 ऊपर के 2 डिग्री कार्बन और 5वां नीचे का 1 डिग्री कार्बन। जब 5 एसीटेट से हम रिएक्शन कराएंगे, 5 एसिटिक एनहाइड्राइड से हम रिएक्शन कराएंगे, तो पांचों के पांचों एल्कोहल ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके पेंटा एसीटेट बनाएंगे। और ये पेंटा एसीटेट कैसे होंगे मैं आपको बता रहा हूं। CHO, C डबल बॉन्ड O, CH3, ऐसा 4 बार होगा। और लास्ट वाले में CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। आप यहां देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है दैट इज एन एस्टर, और ये 5 एसीटेट बन रहे हैं, जिससे मैं क्या बोलूंगा, पेंटा एसीटेट बोलूंगा। तो पेंटा एसीटेट ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप मौजूद होते हैं। कैसे हुआ यह कंफर्मेटरी टेस्ट? एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन ग्लूकोज से कराने पर ग्लूकोज के जितने भी 5 OH ग्रुप थे ये एस्टर यानी कि एसीटेट में कन्वर्ट हो गए, और पेंटा एसीटेट बनने से कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप मौजूद हैं। तो ये ग्लूकोज के कंफर्मेटरी टेस्ट थे। सबसे पहला कंफर्मेटरी टेस्ट क्या था? ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं। इसके लिए हमने ग्लूकोज का रिएक्शन एक रिड्यूसिंग एजेंट HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराया। ऐसा करने में मुझे एक स्ट्रेट चेन का हेक्सेन यानी कि N हेक्सेन मिला, जो कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में सभी 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इसके बाद सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट था कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप का पता लगाना। हमें मालूम है ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप होता है विच इज ए कार्बोनिल ग्रुप। इसके कंफर्मेशन के लिए हमने 2 टेस्ट किए। जब हमने ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन से कराया तो हमें ऑक्साइम मिला विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड वी कैन से कार्बोनिल ग्रुप। और जब हमने ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराया तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ, और इसने भी हमें कंफर्म किया कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। इसके बाद जो थर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट था वो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट था। हमें मालूम है कि एल्डिहाइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कंफर्म होता है। तो जब हमने ग्लूकोज का रिएक्शन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ब्रोमीन वाटर से कराया तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मींस इसका फर्स्ट कार्बन जो कि एल्डिहाइड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, जिससे हमें एल्डिहाइड का कंफर्मेशन हुआ। इसके जस्ट बाद हमने जो कंफर्मेशन टेस्ट किया वो हमने किया कि ग्लूकोज जो है इसके अंदर एक 1 डिग्री अल्कोहल मौजूद होता है। ये किस के ऊपर बेस था? ये बेसिस था इसके ऊपर कि जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं तो ना सिर्फ फंक्शनल ग्रुप वाला एल्डिहाइड बल्कि 1 डिग्री अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और दोनों ही ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें ग्लूकोज से सैक्रिक एसिड मिला जिसमें फर्स्ट और 6th कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया था, जो कंफर्म करता है कि जो 6ठा कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन होता है। और लास्ट जो हमने कंफर्मेटरी टेस्ट कराया वो है पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन, यानी कि ये पता लगाना कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप मौजूद है। इसके लिए हमने ग्लूकोज के 5 OH का रिएक्शन 5 एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल से कराया, और 5 OH कन्वर्ट हुए एस्टर यानी कि एसीटेट में, और पेंटा एसीटेट का बनना ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप मौजूद होते हैं। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो भी आज के लेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर अभी आ गए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और इसके जितने भी साइक्लिक और हावर्थ और इसके स्ट्रक्चर है उनके बारे में पता लगाएंगे। साथ के साथ हम इसके अंदर शो होने वाले आइसोमेरिज्म के बारे में पता लगाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।